मेरा नाम शिवाक्षी दीक्षित है और 2020 की यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा में मुझे सेकंड रैंक हासिल हुई है। डीकेटी के माध्यम से इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम में करी है 11th स्टैंडर्ड से ही। देन मैंने कॉमर्स में ही बीकॉम ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और प्रशासन में जो जाने की एक गोल था मेरा, वो बचपन से ही रहा। जो करियर हम जब डिसाइड करते हैं तब मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शंस को सोचा समझा, बट मुझे लगा कि मेरा एप्टीट्यूड इस पर्टिकुलर फील्ड में अलाइन करेगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए कंसिडर करूं। तो वहीं से मैंने सोचा कि एक ये अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों एग्जामिनेशंस के बारे में सोचा था। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है 2017 में, तब से मैंने एक डायरेक्टेड या टारगेटेड पढ़ाई जो हम कहें तब से शुरू करी थी मैंने। इनिशियली मैं सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम को टारगेट कर रही थी और उसका रीज़न ये था कि जो मेरा ऑप्शनल है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, वो उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं था यूपीपीएससी में। एंड क्योंकि मैं कोचिंग नहीं ले रही थी अपने ऑप्शनल के लिए, तो मुझे लगा कि एक और ऑप्शनल ऐड करना थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ही एग्ज़ाम को इनिशियली टारगेट किया था। बट 2019 में आई थिंक सिलेबस रिवाइज़ हुआ है और तब बिल्कुल अब अलाइंड हो गया है आपका यूपीएससी और यूपीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन। तो मेरा ऑप्शनल अवेलेबल था अब इसमें, और ऑब्वियसली बहुत ही कवेटेड पोस्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इसमें भी अवेलेबल हैं। तो मैंने फिर इस एग्ज़ाम को भी 2020 में टारगेट किया। ये यूपीपीएससी में पीसीएस के लिए मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो पढ़ाई की अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा, मैंने 2017 में शुरू करी अपनी पढ़ाई, एक टारगेटेड पढ़ाई। लेकिन क्योंकि एक बचपन से ही गोल था, तो पता था कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट मैंने क्लास 12 के बाद से ही डाली और ग्रेजुएशन में भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने घर वापस आई। लखनऊ में आकर मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी। मैंने रेस आईएएस कोचिंग को ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे डिटेल्ड एक गाइडेंस चाहिए थी कि कैसे हम सिलेबस के बारे में आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, किसी एक पेपर को। तो मैंने जब ज्वाइन करी कोचिंग तो मुझे वहाँ से अच्छी गाइडेंस मिली कि कैसे आप एक पेपर में क्या चीज़ें होती है जो आप कवर करें। बट एक जो मिथ होता है कि कोचिंग और नो कोचिंग का जो एक डिबेट रहता है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है इस एग्ज़ामिनेशन में, अगर आप एक दो अटैम्प्ट में ही क्लियर करना चाह रहे हैं या जल्दी क्लियर करना चाहते हैं ऑब्वियसली। सो गाइडेंस आपको मिल जाता है तो आप इजीली अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो हम गलती करके सीखते हैं वो चीज़। सो गाइडेंस अब आपको कोचिंग से भी मिलता है, और अगर आपके घर में कोई है या आपके कोई मेंटर्स सीनियर्स हैं जो आपको इस बारे में गाइड कर पाएँ, उनसे भी मिल सकता है। तो क्योंकि मेरे ऐसे कोई मेंटर्स नहीं थे जो मुझे गाइड कर पाएँ इस एग्ज़ाम के बारे में, तो मैंने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। घर पे आके कोचिंग इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि घर पे रहकर मुझे लगा पढ़ाई आसानी से हो जाएगी मेरी। हॉस्टल में रह के पढ़ाई मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो घर पे रह के मैंने इसलिए पढ़ाई करी कि मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। बट अगेन कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आप एक जगह रह के ही पढ़ सकते हैं। बहुत तरह से बहुत लोग जहाँ भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं वहीं पढ़ते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी एंड द राइट गाइडेंस। वो आपको जहाँ भी मिले, आई थिंक वो आपको अवेल करनी चाहिए। तो मैंने जो अपना सिलेबस कंप्लीट किया कोचिंग से, उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करी। किसी पर्सनल रीज़न से 2018 में मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाई और यूपीएससी का 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, बट प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। 2020 में मैंने जैसा कहा कि सिलेबस चेंज हो गया था यूपीपीएससी का भी, तो मैंने यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का एग्ज़ाम दिया एंड आई हैव बीन एबल टू क्लियर इट। तो यूपीपीएससी की अगर हम बात करें पीसीएस एग्ज़ामिनेशन की, तो इसके लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिलेबस बिल्कुल अलाइंड है, तो मैं अपनी बुक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बुक लिस्ट के लिए मैंने सबसे पहले ध्यान रखा था मेंस एग्ज़ामिनेशन का, क्योंकि वही एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी जो कवरेज है वो मेंस में हो जाएगी, और पढ़ाई भी हम मेंस की ही करते हैं मेनली, कि आपकी चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये सब हम मेंस को ध्यान में रख के करते हैं।
और उतने ही मटेरियल से आपका प्रीलिम्स इज़ जस्ट वन फर्स्ट स्टेप, वो अभी आपका कवर हो जाएगा। तो मेंस के लिए मैं पेपर वाइज आपको सब्जेक्ट्स के साथ डिस्कस करूं तो GS1 में अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, सोशल इश्यूज़, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं सब्जेक्ट वाइज। एंड इनकी बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो मैंने हिस्ट्री के लिए एक NCERTs की बात करते हैं कि NCERTs पढ़नी चाहिए, तो मैंने भी पढ़ी क्योंकि मेरा ICSE बोर्ड था और मैंने स्कूल में कभी NCERTs नहीं पढ़ी थी। तो क्योंकि कहा जाता है कि पढ़नी चाहिए NCERTs, आई थॉट एक बार देख लेते हैं कि कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। तो मैंने NCERTs ली सारी 6 से लेकर 12 तक की, और बोलने में लगता है कि 6 से 12 तक बहुत सारी NCERTs हैं, बट रियलिटी में क्योंकि बहुत ही एलिमेंट्री है, 6 से 9 तक की 8 तक की तो NCERT काफ़ी एलिमेंट्री है। आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको वो छोटी छोटी बुक्स लगेंगी, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं उनको ऐसा मत सोचिए कि 6 से 12 है बहुत सारी बुक्स हैं। इजीली आप 6 से 8 तक की तो NCERT एक बार ऐसे ही देख लेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़ा बेसिक बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप 9 से 12 देखेंगे। देन हिस्ट्री की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो मैंने NCERTs उठाई ज़रूर थी, फिर मुझे लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं हिस्ट्री में, तो मैं सीधा स्टैंडर्ड बुक्स पे डायरेक्टली मैं जंप कर गई। और स्टैंडर्ड बुक्स ही मैं कहूँगी कि अगर आप को हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे भी मूव कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास मॉडर्न इंडिया रहता है और मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। सो मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया पढ़ी, जो कि बहुत ही वेल रिटन बुक है, एकदम आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अलाइंड है। पॉइंटर्स में वो बहुत शॉर्ट में उसमें चीज़ें दी हुई हैं, उससे शॉर्ट में आई थिंक नहीं हम कर सकते मॉडर्न इंडिया को। तो वो बुक सफिशेंट रहती है। उसमें प्री 1857 भी अब चीज़ें एडेड हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी चीज़ें एडेड हैं, तो अच्छे से उस बुक से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू रेफर टू एनी स्टैंडर्ड बुक अदर दैन दिस। तो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम आई थिंक काफ़ी रहती है और बहुत सिंपली रिटन है, उसके लिए नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसी में मार्क कर लीजिए, उतना ही सफिशेंट है। देन मेडिवल इंडिया के लिए मैंने सतीश चंद्रा सर की बुक जो है ओल्ड NCERT, उसको मैंने पढ़ा था। ओल्ड NCERTs जो है वो एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हैं, तो उनसे आपको नोट्स कुछ लोग बनाते भी हैं। मैंने मेडिवल के थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे अपने आप ही। एक बार पढ़ के तो कभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आई थिंक एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, मार्क कर लीजिए कि क्या चीज़ आपको याद नहीं रह रही है या फैक्चुअल है, और फिर उसको आप अपने नोट्स में लिखिए। पहली सिटिंग में कभी भी नोट्स आई थिंक नहीं बनाने चाहिए। सो एक बार टाइम लगा के आई थिंक मेडिवल के नोट्स अगर आप बना लें, और ऐसे ही मैंने एंशिएंट के लिए भी किया था। एंशिएंट के लिए मैंने RS शर्मा सर की जो ओल्ड NCERT है उसको पढ़ा एंड एक बार पढ़ के समझा कि क्या है उसमें। उसके बाद मैंने फिर से रीड करा और जो जो मुझे लगा कि फैक्चुअल चीज़ें हैं और शायद मुझे नहीं याद रहेंगी, उनको मैंने नोट्स के फॉर्म में लिख लिया। क्योंकि एक स्टैटिक पोर्शन है और इसमें आपका कुछ चेंज तो होना नहीं है, इसलिए एक बार टाइम लगा के अगर आप नोट्स बना लेंगे वो आपको रिविजन में बहुत हेल्प करता है। मेन से जस्ट पहले या प्रीलिम से भी जस्ट पहले बहुत हेल्प करता है रिविजन में, इसलिए एक बार टाइम लगा के नोट्स बना सकते हैं हम हिस्ट्री के लिए। उसके बाद आई थिंक GS1 में ही अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी हमारा जो एक सब्जेक्ट रहता है, बेडरॉक सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका GS3 में भी कुछ टॉपिक्स जो है वो अलाइंड है, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको ज्योग्राफी की चाहिए कि आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर पाएँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs को ही रेफ़र किया। NCERTs हमारी 9 से लेकर के 11-12 तक की मैं कहूँगी कि NCERTs इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली फिज़िकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और स्टेट की ज्योग्राफी जो है आपकी यूपी के लिए, वो बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ती है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। आप इस साल का भी अगर देखेंगे पेपर जो रहा मेंस का, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि यूपी की ज्योग्राफी से रिलेटेड कि क्या क्या पोर्शंस हैं, फिज़िकल पोर्शंस। तो NCERT में 11th की फिज़िकल ज्योग्राफी की जो NCERT है वो मैंने रेफ़र करी थी, और 11th की ही इंडियन ज्योग्राफी की NCERT उसको भी रेफ़र किया था। देन एक जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, उसको भी हम NCERT से पढ़ ज़रूर लेते हैं, बट वो बहुत ही करंट ओरिएंटेड टॉपिक है। तो आप एक बार ये देख सकते हैं कि क्या टॉपिक्स उसमें कवर करे गए हैं सेटलमेंट से रिलेटेड या पॉपुलेशन से रिलेटेड, एंड देन उस पर करंट डेटा आप अपना ऐड कर सकते हैं। तो वो आपके आंसर्स की क्वालिटी को बढ़ाता है आई थिंक।
देन 9th और 10th की भी NCERT जो है जोग्राफ़ी की, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके मेटल्स और मिनरल्स पार्ट जो है उसको कवर करने के लिए। तो वो आई थिंक इतना NCERT सफिशेंट रहती हैं जोग्राफ़ी के लिए, हमें कोई और स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और बुक है GC लियोन सर की बुक है फिज़िकल जोग्राफ़ी की, एंड इट इज़ सजेस्टेड कि आप वो रीड कर लें अगर कॉन्सेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चाहिए तो। लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगी कि NCERT जोग्राफ़ी के लिए सफिशेंट है। उसी में से आप नोट्स बना सकते हैं या बुक में मार्क करके भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रिटन है। देन स्टेट की जो जोग्राफ़ी की मैं बात करूँ तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हमें कवर कर लेने चाहिए, और क्योंकि मुझे ऐसी कोई बुक नहीं मिली जिससे मैं इन टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ स्पेसिफिकली PCS के लिए, तो मैंने उसके लिए नोट्स बनाए थे अलग से, गूगल सर्च करके बनाए, और कुछ दृष्टि के मुझे मटेरियल मिला था ऑनलाइन ही, जिससे मैंने बनाए थे नोट्स कि फ़िज़िकल जोग्राफ़ी ऑफ द स्टेट को लेकर के। तो उस पर आप प्रॉपर सिलेबस में जो पोर्शंस दिए गए हैं, मेक श्योर कि उसके हर पार्ट का मेरे पास एक नोट कुछ ज़रूर होना चाहिए, कि चाहे वो फिज़िकल पार्ट हो चाहे मिनरल वाला पार्ट हो। जैसे हम ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, वैसे ही हमें स्टेट के लिए भी ज़रूर से देख के जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उस पर, और वो प्रिपेयर्ड रहेगा तो आप बहुत ईजिली वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपना आंसर लिख पाएंगे। देन आई थिंक इसके जोग्राफ़ी के में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी रहती है वो मैप वर्क है। मैप वर्क आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिंस यू आर डिस्कसिंग द बुक लिस्ट, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर बहुत अच्छे से फोकस करें। तो इंडिया लेवल पे डेफिनेटली, एंड देन स्टेट का आपको अच्छे से फिज़िकल पॉलिटिकली जो लैंडमार्क्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने एटलस जो है वो रेफ़र करी, बट एटलस में कई बार हमें लगता है कि क्या पढ़ें एग्जैक्टली, देयर इज़ सो मच दैट इज़ मैंशनड एटलस में, एग्जैक्टली क्या पढ़ें और याद कैसे रखें, ये एक प्रॉब्लम लगती है हमें। तो मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी थी रेस IAS, वहाँ पर जोग्राफ़ी की फैकल्टी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पार्ट को कवर किया था, और मेरे लिए मैप वर्क थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता था पहले, बट उन्होंने जो एक तरीका बताया कवर करने का वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि फ़िज़िकल और पॉलिटिकल जो मैप्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम बोले तो पूरे हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज कवर करते थे, एंड जो लैंडमार्क्स हैं स्पेशली आप आइलैंड्स, रिवर्स, मेन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर ले और बार बार उस मैप को देखते रहें तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है। सेम चीज़ मैं एक माइक्रो लेवल पे हम स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फीचर्स हों चाहे पॉलिटिकल हो, उसको आप मार्क कर लीजिए अपने मैप में किसी भी अलग कलर के पेन से या और भी किसी तरीके से जिससे आप करना चाहें, कुछ लेबल्स लगा के, एंड देन उसको आप रिपीटेडली देखते रहिए। उससे वो चीज़ आपके दिमाग में एक विजुअल इमेज बन जाती है, और फिर मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं, प्रीलिम्स में ही आते हैं इनफैक्ट। तो आप उनको, और वो एकदम फ्री, हमें एकदम इजी मार्क्स लगते हैं कि आपको लोकेशन पता है तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक अच्छा तरीका है कि आप मैप्स को एकदम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। देन GS1 की अगर मैं बात करूँ तो और कोई ऐसा बुक नहीं है जिससे आप स्टैटिक पोर्शन को रेफ़र करना चाहेंगे। सोशियोलॉजी या सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं आपकी सोसाइटी के, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए स्टेट लेवल पे, उसके लिए मैं कोई बुक नहीं बोलूँगी क्योंकि वो बहुत ही जनरल प्लस करंट टॉपिक्स होते हैं। तो किसी बुक से आपको उनके बारे में कोई आंसर नहीं मिलेगा। उसके लिए करंट अफेयर्स को ही आप टारगेट करिए, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, और गवर्नमेंट की स्कीम्स को बहुत ध्यान में रखने वाला है। टुवर्ड्स द एंड वी डिस्कस कि मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स कहाँ से देखी थी, उनसे आप बहुत इजीली उस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। कोई बुक आई डोंट थिंक रेफ़र करने की ज़रूरत है उसके लिए। सेकेंड, GS2 पेपर में हम आते हैं तो ब्रॉड टॉपिक्स इसमें आपके पॉलिटी, गवर्नेंस, IR रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी के लिए एक बाइबल जिसे कहा जाता है, लक्ष्मीकांत सर की बुक है, वो काफ़ी रहती है, सफिशेंट है वो, एंड उसको बहुत थोड़ी थिक बुक लगती है, तो हम लोग सोचते हैं लोग कि कैसे कवर करें या नोट्स बनाएं। आई वुड सजेस्ट कि वो बहुत ही वेल रिटन बुक है, थोड़ी थिक ज़रूर है बट डोंट गो बाय द लेंथ ऑफ इट, बहुत ही वेल रिटन बुक है। पॉइंटर्स में चीज़ें दी गई हैं, आप उसी से मार्क करके पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार तक आपको चीज़ें एकदम याद रहने लगेंगी, एक पिक्टोरियल इमेज बन जाती है कि वहाँ पे ये चीज़ लिखी है वैसे, तो वो आपको याद रहेगा कि कहाँ लिखी है। बस तीसरी रीडिंग के बाद आई थिंक आपको याद रहता है कि कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लेजिस्लेचर के हो गए या स्टेट में और पार्लियामेंट के, तो ये चैप्टर्स थोड़े लेंदी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप
बार बार अलग से रिवाइज़ कर लीजिए और उसी में शॉर्ट में मार्क कर लीजिए कि ये चीज़ें मुझे प्रीलिम से पहले ज़रूर देखनी है या मेन से पहले ज़रूर देखनी है इन चीज़ों को। तो उससे आई थिंक सफिशेंट रहता है। नोट्स इस बुक से बनाए जा नहीं सकते, मुश्किल रहता है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं, इससे शॉर्ट नहीं करा जा सकता इसको। एंड उतना पॉलिटी के लिए सफिशेंट है, कोई और स्टैटिक पोर्शन की ज़रूरत नहीं है। बाकी पॉलिटी पूरा करंट पे ही बेस्ड होता है, कोई नए लॉज आए हैं, कोई नया कोई भी अगर पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का या लेजिस्लेचर में चीज़ों का यूज़ हो रहा है, डिवाइस का जैसे ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा, तो ऑब्वियसली वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। देन गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस में आता है आपकी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट की, उन स्कीम्स को पढ़ना और उनके इम्प्लीमेंटेशन को देखना कि ई गवर्नेंस है चाहे या किस तरह से क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और कैसे बेटर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसी के अराउंड मेंस के क्वेश्चंस आते हैं एंड एप्लीकेटिव होते हैं क्वेश्चंस। इसके लिए भी मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपकी कोई बुक पढ़े स्पेसिफिकली, इसके लिए भी करंट अफेयर्स पे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि ये चीज़ें एक कॉन्सेप्ट की तरह बिल्ड होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको किसी बुक से डायरेक्टली नहीं पढ़ पाएंगे। स्कीम्स की अगर बात करूँ तो स्कीम्स आप बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो ऑनलाइन एक पूरा कलेक्टेड कंपेंडियम टाइप का निकालते हैं जिसमें सारे स्कीम्स कवर्ड होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। मैंने दृष्टि का वो मटेरियल रेफ़र करा था ऑनलाइन जिसपे स्टेट गवर्नमेंट की उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स को कवर किया हुआ था। और जब आप कवर करते हैं तो स्कीम्स को वहीं से मैंने रीड किया, उसी पीडीएफ था वो, पीडीएफ से रीड करके मार्क कर लिया था। कुछ स्कीम्स बहुत अच्छे से हाईलाइटेड जो रही होती है न्यूज़ में, उनको बहुत अच्छे से ध्यान आप रखिएगा। देन इसी में से एक सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स को भी आप अलग से ध्यान रखिएगा, जैसे विमेन के लिए क्या स्पेसिफिक स्कीम्स है या डिफरेंट सेक्शन सोशो इकोनॉमिक सेक्शंस के लिए क्या स्कीम्स हैं और उनका क्या चैलेंज आ रहा है, उनको बहुत अच्छे से देख लेंगे तो ये GS1 में भी आपकी हेल्प करेगा एंड ऑफ कोर्स GS2 में भी हेल्प करता है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करूँ तो इसके लिए भी मैंने न्यूज़पेपर में कॉन्स्टेंटली पढ़ती थी कंटिन्यूसली, और आई थिंक वो ही आपका सबसे अच्छा गाइड रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। और इसके लिए नोट्स अगर आप बुक तो मैं नहीं कोई पढ़ती थी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, लेकिन जो हमारी NCERTs हैं 11th और 12th की, इस पेपर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि उनको एक बार पढ़ लें, स्पेसिफिकली दोज हु आर नॉट फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो जाएगी। मेरी नहीं थी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस पर, तो NCERTs को मैंने पढ़ा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो NCERT है उससे काफ़ी अच्छा बिल्ड हुआ मेरी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद से मैंने न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे थे, आपको बहुत अच्छे से समझ आते कि क्या कैसे चल रहा है, तो वो आंसर्स आप अपने आप लिख लेंगे, उसके लिए आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करंट अफेयर्स के आप नोट्स बना सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। मैंने एक चीज़ करी थी कि मैंने अपनी एक डायरी बना रखी थी और उसमें उसको पार्टीशन कर रखा था अलग अलग पार्ट्स में, जैसे US, चाइना, अलग अलग कंट्रीज़, और जो भी न्यूज़ अगर कोई मुझे जैसे कोई पैक्ट साइन हो रहे हैं, फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन हुआ US के साथ, तो उसका छोटा छोटा आप लिख लीजिए अग्रीमेंट का नाम या उसका क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करने के लिए काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि इसके लिए कोई बुक एज सच सजेस्टेड नहीं होती है। तो उतने से आई थिंक सफिशेंटली आप इस पोर्शन को डील कर पाएंगे। देन GS3 में हमारे टॉपिक्स आते हैं इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी अलग से, बट अगेन ISC बोर्ड था तो मैंने NCERT ज़रूर देखी, क्योंकि मैंने नहीं देखी थी वो स्कूल में, तो मैंने देखी वो NCERTs एंड वो आप आई थिंक अगर आप नहीं है, आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, तो भी अगर आप वो 11th-12th की NCERTs पढ़ेंगे आपको एक अच्छा बेस मिल जाएगा। और उसके बाद से आप जो है अपने जो हमारे न्यूज़पेपर रहता है और या फिर मंथली मैगजीन्स जो रहती हैं, उनमें से आप इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्पेसिफिकली अगर पढ़ लें तो काफ़ी उसी से चीज़ें कवर हो जाती हैं। हम अगर क्वेश्चंस का नेचर देखें तो वो बहुत ही करंट ओरिएंटेड रहते हैं। बजट से आएंगे आपके क्वेश्चंस स्टेट गवर्नमेंट के, एंड बाकी आपके यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे जो इकोनॉमिक्स में चीज़ें चल रही हैं, ये सब करंट में ही आएगा, ये किसी बुक से स्पेसिफिकली नहीं पढ़ पाएंगे। बट फॉर दोज पीपल जिनको बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप NCERTs 11th-12th की एक बार रीड कर लें तो वो अच्छा रहेगा। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट एक शंकर IAS की बुक आती है एनवायरनमेंट की, मैंने उसको रेफ़र किया था। उसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरह से वेरियस टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड हैं,
तो उसी से मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग के हैं, तो उनको आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करना पड़ता। बट जैसे ट्रीटीज़ होती हैं, पुरानी ट्रीटीज़ हैं, उनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा दोबारा से। एंड जो हमारे करंट में चीज़ें चल रही हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में उसके क्वेश्चंस GS3 में काफ़ी आते हैं। और इकोसिस्टम पे जो है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या उनके चैलेंजेस, ये क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेट देखे गए हैं पिछले कुछ ईयर्स में। तो मैंने स्पेसिफिकली इनके लिए ध्यान से मैंने EVS को, जो शंकर आईएएस बुक है, उसी से पढ़ा था। और कोई करंट में जैसे मैनग्रोव्स एक्सेट्रा चल रहा था, वो भी मैंने ज़रूर ध्यान दिया था उस पर। देन साइंस एंड टेक की जब बात आती है, तो साइंस एंड टेक, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी, तो मैंने मुझे बहुत बेसिक नहीं था मेरा उसमें, लेकिन ऑब्वियसली 10th तक कुछ बेसिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग होती है साइंस एंड टेक की। एंड जब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई बहुत स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस नहीं आते। वो आपसे एप्लीकेटिव पोर्शन जानना चाह रहे हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का, चाहे वो लेटेस्ट में हो, या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, या कोई नैनो टेक्नोलॉजी, या ऐसी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज़ें, एक मैं अलग बैकग्राउंड से हूँ, तो हमें इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और आप इस एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए भी नहीं है इसकी टेक्निकल नॉलेज। सो उस पर ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेटिव पोर्शन पढ़ते रहना चाहिए। आई थिंक न्यूज़पेपर्स में भी पोर्शंस आते हैं जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करे जाते हैं। तो उतना अगर हम पढ़ लें, और इसके लिए मैंने बुक अगेन नहीं रेफ़र करी थी, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स की जो मैं मैगज़ीन रेफ़र करती थी, मैं विजन IAS की मंथली मैगज़ीन रेफ़र करती थी, उसमें मैं साइंस एंड टेक के पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी ध्यान से, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा कोर एरिया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग तो हो नहीं पाएगी अगर मैं इस पर टाइम दूँ भी तो भी। तो जो करंट में चीज़ें हैं, उन्हीं को मैं एकदम टिप्स पे रखती थी साइंस एंड टेक में। एंड दूसरा पार्ट मैं कहूँगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने NDA में गाइडलाइंस जो आई हैं, हमारे पास 2007 ऑनवर्ड से हैं NDA में गाइडलाइंस, तो स्पेसिफिक डिज़ास्टर्स के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, अपने हैंड रिटन नोट्स थे, कुछ 20 पेजेस में मैंने नोट्स शॉर्ट में बना लिए थे, और हर एक डिज़ास्टर के लिए बना लिए थे, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ऐसे सब की गाइडलाइंस है। शॉर्ट में बना लीजिए आप, बना सकते हैं इजीली, उसी ऑनलाइन गाइडलाइंस मिल जाएंगी उनसे। एंड स्पेसिफिकली अगर स्टेट हमारी जो है वो किसी डिज़ास्टर के लिए प्रोन है, फ्लड्स हमें देखना पड़ता है, ड्रॉट हमें देखना पड़ता है, एग्रेरियन जो हमारी इकोनॉमी उसको ध्यान में रखते हुए, तो फ्लड्स और ड्रॉट पे स्पेसिफिक फोकस आपका रह सकता है। और इनका मैनेजमेंट, रिसेंट में कोई चीज़ हुई हो ड्रॉट या फ्लड, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हम ध्यान रख सकते हैं। बट एक बार हम अगर नोट्स बना लें NDA में गाइडलाइंस के, तो वो सफिशेंट रहते हैं, उसी को रिवाइज करके हम इजीली आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाते हैं। देन GS4 की अगर मैं बात करूँ, तो GS4 आपका एथिक्स का पेपर है, एंड इसके लिए जो हम सिलेबस देखते हैं उस पर अगेन देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि इसके लिए बुक रेफ़र करी जाए, कौन सी रेफ़र करी जाए। तो मुझे ये पेपर एकदम रिटन इंटरव्यू जैसा लगता था, तो इसके लिए मुझे लगा नहीं कि कोई एक बहुत स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत है। लेकिन लेक्सिकॉन की जो बुक है एथिक्स के ऊपर, मैंने उस बुक को ख़रीदा ज़रूर था। एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने उस पे से जो टॉपिक्स दिए हुए हैं स्पेसिफिकली कि एथिक्स का मतलब क्या है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, तो हमें सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन अब मुझसे कोई स्पेसिफिक टर्म्स में अगर डिफ़ाइन करने को कहे और 5 मिनट में आपको लिख के देना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले से ही मैंने उसके भी नोट्स बना लिए थे, कुछ 30-40 पेजेस में मैंने पूरा इस टॉपिक को अपने कंडेंस करके लिख लिया था पूरे पेपर का। तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, तो आप उन टर्म्स को उठा सकते हैं। जो बुक है लेक्सिकॉन, उससे उनकी कोई अच्छी सी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, किसी थिंकर की कोई डेफिनेशन हो या कोट्स हो, तो उनके मैंने नोट्स बनाए। एंड अलग अलग टॉपिक वाइज देन एग्जाम्पल्स मैंने थोड़े से अपने आप ही आप ब्रेनस्टॉर्म करके सोच सकते हैं एग्जाम्पल्स कि क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स में से कि मान लीजिए किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाई होगी सिविल सर्विसेज में। तो अब ऑन द स्पॉट सोचेंगे आप ही, लेकिन ऑन द स्पॉट सोचने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स अपने मन में पहले से सोच के शॉर्ट में लिख लिया था कि मुझे याद आ जाए एकदम से लिखते टाइम। तो वो काफ़ी हेल्प करा उसने एक्चुअली, कि मैं जब पेपर लिख रही थी तो पेपर वैसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे विद इन द टाइम लिमिट।
एथिक्स में एक और चीज़ आती है केस स्टडीज़, जो कि मैं कहूँगी कि उसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, बट अगेन कोई ये सोचा हुआ आंसर वहाँ पे आप नहीं लिख पाएंगे। ऑन द स्पॉट आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वही काम करेगा वहाँ पे, बट प्रैक्टिस विल हेल्प यू मैनेज द टाइम। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने इस पेपर के लिए बहुत प्रैक्टिस करे थे कि उन पेपर्स को मैंने 3 आवर्स में लिखने की कोशिश करी थी कि क्या मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ या नहीं। तो मैं कर पा रही थी पेपर्स कंप्लीट, और इसलिए मुझे लगा कि इतना ही सफिशेंट है, इसके लिए कोई और अलग से चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इफ़ यू मेक योर नोट्स वेल। तो जीएस के इन पोर्शंस के लिए जैसे मैंने अपनी बुक लिस्ट आपके साथ डिस्कस करी, इतना ही सफिशेंट रहता है। अब हमारे जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके लिए आपका नेचर चेंज हो जाएगा अटेम्प्ट करने का एंड प्रिपेयर करने का, बट बुक्स इतनी सफिशेंट है। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स जो एक बहुत ही बेडरॉक फॉर्म करता है आपके एग्ज़ाम का, उसको ज़रूर हम रेफ़र करते हैं। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी रेगुलरली, द हिंदू पढ़ती थी मैं, उसके साथ एक लोकल न्यूज़पेपर जो मैंने काफ़ी लेट ऐड किया अपनी प्रिपरेशन में, बट आई थिंक जल्दी कर लेना चाहिए। जैसे मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती थी, मेरा इंग्लिश मीडियम था। अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक दैनिक जागरण एक अच्छा न्यूज़पेपर रहता है उनके लिए। तो एक हमें ऐसा भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए जिसमें कि स्टेट की न्यूज़ से हम एकदम अच्छे से हमें आती रहे, समझ आती रहे स्टेट की भी न्यूज़। और उसके अलावा मैं एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करती थी, विजन आईएएस की मैगज़ीन। उसमें अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है पूरे मंथ, तो आपको वो टॉपिक्स रटने नहीं पड़ेंगे कभी भी, बहुत ईजिली आप इंटरेस्ट लेके उनको याद कर पाएंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप उसमें अगर अंडरलाइन कर ले या मार्क कर ले, तो वो आपको जस्ट एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लेंगे। बट आई डू नॉट मेक नोट्स फ्रॉम दी न्यूज़पेपर, एंड मुझे नहीं लगा कि ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक अच्छी मैगज़ीन को फॉलो करते हैं तो। बुक लिस्ट के बाद आई थिंक एक बहुत स्पेसिफिक फोकस हमारा रहता है जो करंट अफेयर्स है, जिसे हम कहते हैं कि एकदम आपका मेजर पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन इट कम्स फ्रॉम योर करंट अफेयर्स। एंड दोनों ही आपको, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट लेवल पे, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. और विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन रेफ़र करा करती थी। उसके साथ साथ मैं योजना मंथली रेफ़र करती थी। योजना में एक टॉपिक पे आती है, एंड उसमें रिपीटेड जो है वो आर्टिकल्स होते हैं सेम ही टॉपिक पे। तो अगर आप एक दो आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लें, उसी में मार्क कर लें, और उससे मैं नोट्स बना लेती थी 1-2 पेजेस के मंथ वाइज, जो मुझे बहुत रेलेवेंट टॉपिक अगर लगता था योजना का, जैसे कि आपका आई थिंक सस्टेनेबल एनर्जी हो गया। ऐसे बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स पे कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस का एक पेज का नोट बना लेते थे, तो रिविजन में मेंस के आंसर के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। सो आई थिंक ये करंट अफेयर्स के लिए इतना पोर्शन आपका सफिशेंट रहता है। और अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द हिंदू, एक लोकल या फिर स्टेट की न्यूज़ के लिए कोई हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए आई थिंक दैनिक जागरण एक अच्छा न्यूज़पेपर रहता है यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए। तो उतना आई थिंक सफिशेंट होगा करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप इतना ही रेगुलरली फॉलो कर ले तो इतना सफिशेंट रहता है। देन अगर हम टाइम लाइन की बात करें कि जो एक साल होता है जिसमें आपका एग्ज़ाम साइकिल पूरा कंप्लीट होता है, तो बहुत सारे आपके इस ईयर तो काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में आई थिंक सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज़ अगर हम एक साल की बात करें कि जिसमें एग्ज़ाम हो रहा है, उस साल को आप कैसे प्लान करें, तो मैंने प्रीलिम्स से 2 मंथ्स पहले प्रॉपरली सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करी थी। तो उसमें सारे जो टॉपिक्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक हैं उनको रिवाइज़ करा था मैंने। 1 वीक का टाइम देके रिविजन स्टार्ट किया था कि 1 वीक पॉलिटी फिर हिस्ट्री ऐसे करके। और करंट अफेयर्स में जो मैं मैगज़ीन से पढ़ती थी, उस मैगज़ीन में मार्क टॉपिक्स को मैं मंथ वाइज रिवाइज़ कर रही थी। तो इस तरह से ऐसा एक टारगेट, एक आप टाइम टेबल बना लीजिए कि प्रीलिम से जस्ट पहले आपका 1.5 मंथ में सब कुछ रिवाइज़ हो जाए, और पैरेलली डेली एक पेपर ज़रूर सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो उसका सॉल्व करें, अदरवाइज़ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ज़रूर देखना चाहिए। आई थिंक मैंने पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे थे और उनको एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व किया था प्रीलिम्स के लिए। आई थिंक ये एक चीज़ है जो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और उससे आप स्ट्रैटेजाइजिंग का जो एक काम होता है वो सीख जाते हैं। मैंने
टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करूँ तो मैंने, क्योंकि मैं दोनों एग्ज़ाम्स टारगेट करी थी, यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, तो मैंने विजन आईज की टेस्ट सीरीज़ ली थी। उससे कोर एरियाज़ जो हैं जैसे कि स्टैटिक एंड करंट जो जीएस के टॉपिक्स हैं वो तो कवर हो ही जाते हैं। बाकी यूपी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए और इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करे एंड उनको एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करी, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं तो लगता है कि शायद कभी क्वेश्चंस कंप्लीट ना हो पाए 2 आवर्स में। बट आई थिंक जीएस जो हम जिसके जीएस की बात करें अगर, तो उसके लिए मैं ऐसा करती थी कि पेपर की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें जब पेपर जैसे ही स्टार्ट करते हैं विद इन फर्स्ट 30 मिनट्स में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करती थी अपने पेपर की। एंड उसमें एक जो चीज़ें आती हैं आपको डायरेक्टली फैक्चुअल हैं उनको तो आप सीधा सीधा अटेम्प्ट करते जाएंगे, और जो चीज़ें नहीं आती हैं या जो क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल है एंड कभी नहीं पढ़ा है तो उसको मैं सीधा क्रॉस कर देती थी कि उसको नहीं ही मार्क करना है, क्योंकि दोबारा रीड करने में उसको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा एंड ऑलरेडी टाइम हमारे पास काफ़ी कम होता है इस 150 क्वेश्चंस के हिसाब से। तो मैं ऐसा करके 30 मिनट्स में फ़र्स्ट रीडिंग करती थी, उसमें अबाउट 30-40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते थे इजीली। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में मैं कोशिश करती थी कि मैं सिर्फ जो मैंने मार्क करा होता था क्वेश्चंस को उनको रीड करती थी दोबारा। मैं हमेशा एल या स्टार या ऐसा कोई साइन बना लेती थी उन क्वेश्चंस पे जिनको मैं दोबारा देखना है मुझे सेकेंड रीडिंग में, एंड फिर उन्हीं क्वेश्चंस को देखती थी। वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा सोचेंगे तो शायद और बेटर आंसर हो पाए, तो सेकेंड रीडिंग में उन क्वेश्चंस पे फोकस होता था। एंड थर्ड रीडिंग से पहले मैं एक बार कैलकुलेट करती थी कि कितना सही होने के चांसेस है, कितना गलत होने के। मुश्किल से 2 मिनट इस काम को देने होते हैं पेपर के बीच में और आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। सो इतने में मैं कैलकुलेट थोड़ा बहुत कर लेती थी कि अभी सेफली हो गया अटेम्प्ट या नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर जो और गेस अगर करना पड़ जा रहा है तो फिर और गेस वर्क करती थी मैं, बट एजुकेटेड गेस होते थे कि थोड़ा बहुत पता है और उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा और आगे गेस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करके मैं कोशिश करती थी कि इतना अटेम्प्ट हो जाए कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था उसको क्लियर करने की उम्मीद रहे। तो कट ऑफ देख के जाना चाहिए प्रीवियस ईयर का। आई थिंक 123 मार्क्स 120 या 120 के अराउंड जाता है कट ऑफ, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करते रहिए पेपर अटेम्प्ट करते करते, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। देन जो हमारा सेकेंड पेपर होता है प्रीलिम स्टेज पे, आपका CSAT का पेपर होता है, उसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिक और हिंदी का पोर्शन होता है PCS के एग्जामिनेशन में। तो हिंदी का जो पोर्शन होता है वो बहुत टेक्निकल नहीं होता है, लेकिन कुछ पार्ट जैसे ग्रामर का अगर आपसे पोर्शन पूछा जा रहा है तो वो इफ़ यू नो इट ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट कर लेंगे और उसमें अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं सीधे सीधे। अगर नहीं है तो फिर बाकी सेक्शंस आप देखिए इंग्लिश में या मैथ से कहीं से हेल्प आप ले सकते हैं। तो बट इस पेपर के लिए इसमें क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स ही चाहिए होते हैं फॉर क्वालिफाइंग। तो इसके लिए मैंने ऐसा किया था कि सबसे पहले पेपर डाउनलोड करके ट्राई करिए कि आप विदाउट एनी प्रेपरेशन कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर सेफली आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए इसके लिए। बट वो लोग जिनका मैथ्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है या रीजनिंग में बैकग्राउंड नहीं है, नहीं उनको चीज़ें कंफर्टेबली आती हैं, तो फिर आप इसको लाइटली तो नहीं ले सकते नेचुरली। आप बैंकिंग और SSC के एग्ज़ाम के लिए जो बुक्स आती हैं उसमें जो है रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेंड होता है। आप कोई वैसी बुक लेके उसको ईजिली जो है वो कवर कर पाएंगे। आई थिंक 1 मंथ पहले अगर आप लेके कर लें तो बहुत आराम से हो जाएगा, और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है पेपर का लेवल, लेकिन लाइटली भी नहीं लिया जा सकता। तो मेक श्योर आप कंफर्टेबल हैं इस पेपर में, बिकॉज इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपके पास इस ईयर हमारे पास कुछ 2.5 से 3 महीने थे टू अपीयर फॉर मेंस। तो मैंने उसके बीच में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, क्योंकि मेंस है आपका, ऑप्शनल है, ऐसे है, ये सारे टॉपिक्स पे एक फीडबैक चाहिए होता है आपको, क्योंकि आंसर राइटिंग है, ये सब्जेक्टिव पोर्शन है, इसमें आप खुद आंसर करके चेक नहीं कर सकते, यू नीड अ फीडबैक। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो तो मैं करती थी शुरू से ही। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत लिखना आई थिंक शुरू से ही कर देना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप सीधा पेपर लेके लिखना शुरू कर दें क्वेश्चन पेपर, लेकिन तो मैं ऐसा करती थी कि जो हमारा न्यूज़पेपर है अगर पढ़ा है तो उसी के एडिटोरियल को थोड़ा सा समराइज़ कर दिया। तो एक राइटिंग की हैबिट बेसिकली डेवलप कर लेनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। 2nd मंथ इनटू द प्रिपरेशन से आप ये काम शुरू कर सकते हैं।
एंड उसके बाद जब प्रीलिम्स के बाद आप प्रॉपरली आपको लग रहा है कि मेंस क्लियर होगा आपका, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉपरली एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप टाइम बाउंड मैनर में एक टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे आप कि कैसे कितने क्वेश्चंस हम एक सर्टेन टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने किया था, मैंने विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया था क्योंकि मैं 2 एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रही थी, UPSC और UPPSC। तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, उन्होंने मुझे अच्छे जो फीडबैक्स देते थे उसको मैं ध्यान में रख के दूसरा टेस्ट में हमेशा प्रॉपरली अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। एंड जो उनका सिलेबस रहता है कि पहले आप पॉलिटी करिए या पहले हिस्ट्री, जितना रिवाइज़ करिए उसी का टेस्ट दीजिए, मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना के चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया था। सो एक स्ट्रैटेजाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास सिर्फ 2.5 से 3 महीने होते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि कोई भी पोर्शन छूटे ना, हर चीज़ की आपकी एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर से हो जानी चाहिए। एंड ये तो मैं सिर्फ GS की बात कर रही हूँ, इसके साथ साथ आपको अपना ऑप्शनल भी मैनेज करना होता है, जो कि थोड़ा हैवी सब्जेक्ट रहते हैं ऑप्शनल के। तो ऑप्शनल आपका जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, तो मैंने मुझे प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ती थी अकाउंट्स के क्वेश्चंस की, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम मुझे उसके लिए भी निकालना पड़ता था। तो ऐसे में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आपका जो भी ऑप्शनल रहे। तो मेंस की स्टेज अगर हम बात कर रहे हैं तो मेंस के जो पेपर्स हैं, GS के पेपर्स का हमने सिलेबस डिस्कस किया और बुक लिस्ट डिस्कस कर ली। बट आपके जो ऐसे का पेपर है उसमें और एक हिंदी का पेपर जो आपका होता है इस एग्जामिनेशन में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली उसको भी लाइटली नहीं ले सकते आप। ऑल्दो हम जो पढ़ाई करते हैं एज सच उसमें हम GS ही ज़्यादा पढ़ते हैं, बट उसको भी आप लाइटली नहीं ले सकते। तो हिंदी के लिए जनरल हिंदी का पेपर होता है, उसमें आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को टेस्ट किया जाता है। तो मैंने उसके लिए पहले तो उसमें कुछ स्पेसिफिक कार्यालय पत्र होते हैं जिनका फॉर्मेट आपको आना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने एक YouTube वीडियो से ही मैंने नोट्स बनाए थे कि स्पेसिफिक फॉर्मेट्स सिलेबस में दिए हुए हैं, वही सब फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं। अगर कहीं से मटेरियल से ले रहे हैं तो वहाँ से, अदरवाइज़ आप मैंने YouTube के वीडियो से लिए थे। तो मैंने फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लिए थे और सोच लिया था कि अगर थोड़ा सा आप प्लान कर सकते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसा आप आंसर थोड़ा सा लिख लेंगे उसमें। तो उतने से आई थिंक आपका लेटर राइटिंग का पोर्शन कवर हो जाता है, एंड ऐसे राइटिंग और निबंध और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आता है वो भी हिंदी में आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होता है, लेकिन स्कोर करने का मौका काफ़ी होता है, इसलिए इसको भी पहले से प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन ऐसे राइटिंग की बात करूँ मैं, तो ऐसे भी मैं प्रैक्टिस करती थी, और ऐसे के लिए थोड़े से मैंने एक डेटा बैंक टाइप का बनाया था जिसमें मैं स्पेसिफिक डेटा कुछ लिख लेती थी। विमेंस इश्यूज़ पे हो गया, लिटरेसी लेवल या अदर जो भी डेटा हमारे पास होता है, न्यूट्रिशन का लेवल, कोई रिपोर्ट आई है तो वो छोटा छोटा डेटा जो होता है वो आपको अपने आंसर्स में कोट करने में और ऐसे में कोट करने में बहुत हेल्प करता है। और ऐसे के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ जो मैं हमेशा करती थी कि पहले कुछ 10 मिनट तक मैं ऐसे को प्लान ज़रूर करती थी। एक बार ऐसे आपका प्लान हो गया है प्रॉपर्ली तो फिर उसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 3 एसेज होते हैं आपको जो इस पेपर में अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, तो मैं उसको बहुत अच्छे से पहले टॉपिक्स चूज़ करती थी, 10 मिनट्स प्लान करती थी और एकदम स्ट्रक्चर कर लेती थी। 40 मिनट्स में आप आराम से लिख सकते हैं, 500-600 वर्ड्स का ऐसे होता है। तो ऐसे ही 3 एसेज आपको कंप्लीट करने हैं और उसके बाद जो GS के पेपर्स हैं उनको आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शनल आपका इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि क्या ऑप्शन लिया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, जो कि बहुत ही एक स्पेसिफिक फील्ड के लोग ही लेते हैं जिनका उसमें बैकग्राउंड रहा हो। तो आई थिंक आपको भी ऑप्शनल जो एक सिलेक्शन कैसे किया जाए, एक वो आई थिंक रेलेवेंट टॉपिक है सभी के लिए। तो सिलेक्शन के लिए ऑप्शनल के लिए मेरा ये क्राइटेरिया था कि मैं फेमिलियर थी उस सब्जेक्ट से ऑलरेडी, इसलिए मुझे लगा कि मैं उसको पॉलिश करूँगी, उसमें कम टाइम लगेगा कोई एक नया सब्जेक्ट उठाने की जगह। तो इसलिए मैंने ऑप्शनल के लिए अपना कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ही चूज़ किया। एंड कोचिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था ये, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ली थी इसकी भी, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये रहता है कि सॉल्विंग पेपर होता है अकाउंटेंसी का, तो उसमें आप अच्छा स्कोर करने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप सही पूरा कर दें तो अच्छा सा स्कोर हो जाता है। सो मेंस के बाद आई थिंक एक बहुत GS के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास कंसिड्रेशन होती है ऑप्शनल की,
कि ऑप्शनल कैसे चूज़ किया जाए एंड हाउ डू वी प्रिपेयर अबाउट इट। सो ऑप्शनल में स्पेशली जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक क्वेश्चन आता है कि अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लें या फिर चेंज करें स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट लें। तो मेरे पास भी ये एक डिलेमा था और मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स एंड अकाउंट्स में है, लेकिन मैं भी सोच रही थी कि पॉलिटिकल साइंस या IR में ले लूँ क्योंकि मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, प्लस वो काफ़ी ओवरलैप करता है GS के साथ। बट जब मैंने एक्चुअल सिलेबस देखा और एक्चुअल पेपर्स देखे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स वर्सेस जब अपने कॉमर्स सब्जेक्ट के पेपर्स देखे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना टाइम मुझे इस ऑप्शनल एक नए सब्जेक्ट को पढ़ने में लगेगा उतने में मैं अपने पेपर को बहुत अच्छे से पॉलिश कर लूँगी। तो इस कंसिडरेशन के साथ मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को ही अपना ऑप्शनल कंटिन्यू किया। बट आई थिंक ये एक आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा आगे एज इन जो नॉन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली कंसिडर करना चाहिए। काफ़ी फैक्टर्स, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं कहूँगी रहता है फेमिलियरिटी, कि अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है और आप उसके साथ ऑलरेडी फेमिलियर हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहता है आपको उस सब्जेक्ट में। बट अगर आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं ग्रेजुएशन में फॉर वॉट एवर रीजन्स और उसमें अच्छे से असिस्टेंस अवेलेबल नहीं है आपके पास, टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो फिर आई थिंक स्विच करना भी एक सही ऑप्शन रहता है। अपने इंटरेस्ट लेवल को देख के, सिलेबस की लेंथ को देख के, आपके पास कितना टाइम है अभी से लेके अपीयर करने के बीच में, उसको देख के आई थिंक स्विच भी किया जा सकता है। क्योंकि और ये जो एक स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग की डिबेट होती है कि कोई ऑप्शनल स्कोरिंग होते हैं, कुछ ऑप्शनल नहीं स्कोरिंग होते हैं, आई डू नॉट थिंक दैट्स ट्रू। हर ऑप्शनल में हम देखते हैं हर साल बहुत से स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जिस भी ऑप्शनल को आप अच्छे से मार्क्स ला पाएँ, आई थिंक वो बेस्ट ऑप्शनल रहता है। और फेमिलियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं फेमिलियर है तो कोई नया सब्जेक्ट जो कि ओवरलैप करता है GS के साथ वो भी सेलेक्ट किया जा सकता है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आई थिंक सबके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो वी कैन डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। एंड इसके मेंस के बाद एक जो नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है वो इंटरव्यू की होती है। इस ईयर हमें 2 से 3 महीने मिले थे बिटवीन द मेंस एंड द इंटरव्यू, बट फ्रैंकली आप कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में या अपनी पर्सनैलिटी में इंटरव्यू के लिए। इट्स द सेम पर्सन एंड सेम नॉलेज सेट के साथ ही आप इंटरव्यू भी देते हैं। वहाँ पे आपके करंट अफेयर्स, हाँ ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा और पॉलिश कर सकते हैं इंटरव्यू लेवल पे। और अगर आपको वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, किस तरह से आप आंसर दे रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं, रादर दैन योर नॉलेज। ऑफ कोर्स नॉलेज हैज़ टू बी देयर, बट कॉन्फिडेंस एंड द वे यू आंसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देयर। तो अगर आपको लगता है कि उस चीज़ में आप बहुत प्रॉपरली नहीं राउंडेड हैं आपके आंसर्स, तो मे बी यू कैन प्रैक्टिस बिफोर द मिरर और बाय रिकॉर्डिंग इट ऑन द फोन। आई थिंक दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो उस तरह से आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो बोर्ड होते हैं इंटरव्यू के, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। कभी भी आपको ग्रिल या बहुत परेशान नेचुरली नहीं किया जाएगा, बहुत ही कॉर्डियल और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। यू विल एंजॉय इंटरैक्टिंग विद सच सीनियर पीपल। तो एक अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहेगा विद अ गुड करंट अफेयर्स नॉलेज आई थिंक। देन कुछ स्पेसिफिक जो टिप्स या कन्फ्यूजन्स रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेके रहता है एक सबसे बड़ा चैलेंज। तो टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन के टाइम भी और जो आपका पेपर अटैम्प्ट करते टाइम, वो दोनों चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर से प्रिपेयर करने के लिए तो आपके पास कितना टाइम है और आप कौन सा अटैम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई आई थिंक स्टार्ट करनी चाहिए। एंड आई यूज़ टू गो सब्जेक्ट वाइज कि पहले जैसे मैंने पॉलिटी किया 1 मंथ में सिर्फ पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो सिर्फ पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड इफ़ देयर इज़ अ नोट मेकिंग देयर। एंड देन नेक्स्ट मंथ में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री। तो इस तरह से मैं सब्जेक्ट वाइज चल रही थी। सम पीपल डू इट क्लास वाइज कि पहले हम 6 to 10 सारी NCERTs क्लास वाइज पढ़ेंगे। मुझे पर्सनली सब्जेक्ट वाइज जाना बेटर ऑप्शन लगता था कि एक सब्जेक्ट करके प्रिपेयर साइड करते हैं, फिर अगले पे मूव करते हैं। बट साथ साथ एक अच्छा रिवीजन प्लान अगर आप बनाते चलें कि किस तरह से लास्ट मोमेंट पे आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से पेपर अटैम्प्ट करते समय टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। मेंस के लिए स्पेसिफिकली आई यूज्ड टू टारगेट कि जैसे फर्स्ट 1 आवर में जो 8 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं
मैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करती थी। सारे नहीं हो पाते थे बट 8 to 9 क्वेश्चंस मैं कर लेती थी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा अच्छे से हो गया थोड़ा पेपर, अब बाकी पेपर के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस में एक और लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कि जो बेस्ट आता है वो अटेम्प्ट करें। तो मेरी पर्सनली कोशिश रहती थी कि मैं सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तो सबको नहीं आते होते, किसी को नहीं आते होते इनफैक्ट। तो आई यूज़ टू गो सीरियल वाइज, जो जितना भी अच्छे से आता है उसको लिख के साथ साथ मैं कंप्लीट करती जाती थी क्वेश्चंस को। एंड जो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं उसमें आप अच्छे से डायग्राम बनाइए, बहुत टाइम दीजिए। बट जो नहीं भी अच्छे से आते हैं, ट्राई टू राइट समथिंग रेलेवेंट चीज़ लिखिए, गलत ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ एक वही तरीका है, पेपर एंड दैट पेन, जिससे आप अपने एग्जामिनर को बता सकते हैं कि आपको क्या आता है। तो कुछ भी जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आता है, थोड़ा ही आता है तो थोड़ा लिखिए, जो पार्ट आता है क्वेश्चन का वो लिखिए, बट डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू कैन। एंड आई थिंक इतनी टिप्स इसी के साथ आई थिंक वी विल बी एबल टू, अगर आप अच्छे से प्लान करें और एडवांस में एंड सिंसियरली अपने सारे जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करते चले, तो इम्पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। एंड आई वुड विश ऑल द एस्पिरेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट।